नमस्कार, स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बता रहे हैं। खबर आपको सुकमा से यह खबर है जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है और 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त सुकमा से आपको बता रहे हैं। एक तरफ नक्सल उन्मूलन अभियान में तेजी आई हुई है और दूसरी तरफ नक्सली जो हैं वो भी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और यहां पर एक बार फिर से नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सुकमा से यह खबर बता रहे हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और नक्सली यहां पर एक बार फिर से अपनी नापाक करतूतें जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने उत्पात मचाया, 3 गाड़ियों में आग लगाई है। 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और जैसे ही ये आसिरगुड़ा की ये घटना बताई जा रही है, आसिरगुड़ा के पास की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार जैसे ही बदली है, नई सरकार आई है तो उसके बाद नक्सलियों ने अपनी वारदातों में इजाफा कर दिया, तेजी आई है नक्सलियों की नक्सली घटनाओं में। और नक्सलियों ने एक बार फिर से सुकमा में 3 वाहनों में आग लगाने की कार्रवाई अंजाम दी है। यहां पर नापाक करतूत जो है नक्सली ऐसे ही वारदातें अंजाम देते हैं और यहां पर भी 3 गाड़ियों को आग के हवाले नक्सलियों के द्वारा कर दिया गया है। सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 3 गाड़ियां जो है उनमें आग नक्सलियों ने लगाई है। हालांकि दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान जो है हमारे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और नक्सल उन्मूलन अभियान में तेजी आई हुई है। अभी स्मारक भी गिराए जा रहे हैं, यह खबर भी हमने आपको दिखाई। सत्यनारायण चाडक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं इस खबर के बारे में, घटना के बारे में। सत्यनारायण, क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि नक्सलियों का भारत बंद का आह्वान किया गया था। आज सुबह जैसा कि हमने देखा था, सुबह जवानों ने घोल इलाके में जाकर ऑपरेशन करके जो है एक नक्सली कैंप ध्वस्त किया और 5 से 6 नक्सली घायल होने का दावा किया। वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने भी जमकर उत्पात मचाया है। सुकमा जिले में 2 घटनाओं का अंजाम दिया है। देर शाम को जरगुंड इलाके में एक पिकअप वाहन को आग के हवाले किया है। वहीं अभी जो है कुछ देर पहले जो है NH राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को जो है कोटा के पास मार्केटगुड़ा गाँव है, वहां पर 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि तीनों ट्रक बताए जा रहे हैं। उसी दौरान एक यात्री बस भी कोटा से आ रही थी। हालांकि जो है समय रहते ट्रैफिक जवानों ने यात्री बस को कुछ दूरी पर रोक दिया और सभी यात्रियों को सूचित कैंप लगाया गया है और मौके पर फोर्स पहुंच चुकी है। नक्सली वहां से भाग चुके हैं, लेकिन इस दौरान जो है 3 वाहनों में आग देने की घटना को अंजाम नक्सलियों ने दे दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 2 घटनाओं को अंजाम दिया है और भारत बंद का आह्वान नक्सलियों की तरफ से किया गया था। एक तरफ हमारे जवान जो हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सली कैंप और नक्सलियों के स्मारक जो हैं उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नक्सलियों का आज ही जो है एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगने की खबर भी सामने आई। दूसरी तरफ नक्सली भी जो हैं वो छिटपुट घटनाओं को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और कायराना करतूत जिसे कहा जाता है कि चोरी छुपके वाहनों में आग लगा देना, आमने सामने का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है और नक्सली इसी प्रकार से घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक बार फिर से कायराना करतूत नक्सलियों ने अंजाम दी, 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नक्सलियों का ये उत्पात है, 3 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। आसिरगुड़ा के पास की ये घटना बताई जा रही है। नेशनल हाईवे पर 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। एक वाहन में और आग लगाने की नक्सलियों ने वारदात अंजाम दी है। चलिए बढ़ते आगे। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाई है। सुकमा की ही बात करें तो पुलिस ने नक्सलियों पर कड़ा प्रहार आज किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया और मौके से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। थाना चिंतलनार के नागाराम एवं गुत्तापल्ली के आसपास के जंगलों में नक्सलियों के उपस्थिति के लगातार इस काम में गंभीरता के साथ जेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि नीचे तक इस यात्रा में भी और आगामी तैयारी की दृष्टि से सभी लोग जुटे हैं। तो विशेष तौर पर आज पहली बैठक विधायक दल की आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संपन्न हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत हृदय से बहुत बधाई देता हूं
और फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलो। तो बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई थी और ये पहली बैठक बीजेपी दफ्तर में बुलाई गई थी और इस बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये बैठक जो हुई है इसके बारे में बातचीत बता रहे थे कि क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है। पहली बैठक है, एक औपचारिक आपसी मेल मुलाकात का और औपचारिकता रहती है कि बीजेपी दफ्तर में सभी विधायक जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वे बीजेपी के विधायक सभी पहुंचे थे और एक यहां पर बैठक का आयोजन विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए वीडी शर्मा यहां पर नजर आ रहे हैं। भोपाल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करेंगे। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, इसकी वजह से दहशत फैल गई। एक युवक ने व्यापारी को गोली मार दी जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस ने अपराधियों के प्रदेश में बेलगाम होने के तुरंत आरोप लगाए। रायपुर के लाभांडी इलाके में पुरानी शराब भट्टी के पास दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। एक युवक ने व्यापारी को यहां गोली मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तेली बांधा थाना क्षेत्र में इस वारदात से सनसनी फैल गई। आरोपी के पास से देसी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को इस मामले में सुपारी किलिंग का भी शक है। उसे अभी इलाज के लिए भेजा गया है। अपर बॉडी में जो कट्टा है उससे गोली लगी है, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए। आउट ऑफ डेंजर है सर, ये गंभीर है? वो भी डॉक्टर्स भी क्लियर कर पाएंगे। उनका इलाज अभी शुरू हो गया है और जो भी घटना है उसकी पूरी जानकारी ले जाते हैं। इधर राजधानी में गोली चलने की वारदात पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। एक बार फिर से वही आतंक का दौर लौट रहा है। बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने अभी 1 हफ्ता नहीं हुए हैं। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरेआम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर वही आतंक का दौर वापस आ गया है जो 2018 के पहले था। गोलियां मार के लोगों को लूटा जाता था, अपराधियों पकड़े नहीं जाते थे। एक बार फिर से गोलियां चलाई गई हैं, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से वापस आ चुका है। अपराध पर सियासत अलग बात है, लेकिन राजधानी में जिस तरह से युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और व्यापारी को गोली मार दी वो चिंता का विषय है। खाकी पर तो जरूर सवाल उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और रायपुर से खबर है जहां पर एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी की जा रही थी जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 36 लाख रुपए का गांजा भी जब्त किया है। आमानाका पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पकड़ा गया आरोपी सारंगगढ़ जिले का रहने वाला बताया गया है। सरकार के बदलते ही बीजेपी की सरकार में प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी है। महासमुंद में पिथौरा सड़क के पास अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई। अवैध दुकानों, घरों को हटाया गया। सड़क के दोनों तरफ 40 फीट तक अवैध कब्जे को हटा दिया गया। अंबिकापुर में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा यह हटाया गया और अवैध बाउंड्री को तोड़कर 1 एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। और वहीं बिलासपुर की बात करें तो अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चला है और नगर निगम ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
अवैध रूप से प्लॉटिंग कर ली गई थी, जिसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई और अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से उखाड़ कर हटा दिया गया। चलिए बढ़ते आगे और छत्तीसगढ़ के सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय की बात करते हैं, जिनका कांग्रेस से अब मोह भंग हो चुका है और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था और तब उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी के आरोप भी लगाए थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद साय ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। हालांकि वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, जबकि आपको बता दें कि हर बात पर मुखर होकर मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए नंद कुमार साय जाने जाते हैं। बड़े आदिवासी नेता हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दीपक बैज को सौंप दिया और इसके साथ ही चुप्पी भी साध ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद साय तब सीएम रहे भूपेश बघेल के साथ कई कार्यक्रम में नजर भी आते थे। देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ इस्तीफा है, दूसरी तरफ उनके ज्वाइनिंग के वक्त जब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे वो तब की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि साय के इस्तीफे से कांग्रेस के नेता भी अनजान थे, किसी को खबर नहीं थी और अचानक से साय ने इस्तीफा दे दिया। तो मामला थमा नहीं है, नंद कुमार साय के इस्तीफे का मामला थमा नहीं है। साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो प्रतिक्रिया आई पूर्व मंत्री की तरफ से। अमरजीत भगत ने उन पर बड़ा हमला बोला है, कहां उनको वरिष्ठ आदिवासी नेता बता रहे हैं और कहां यह कह दिया कि जासूसी हो रही थी। अमरजीत भगत ने नंद कुमार साय को बीजेपी का जासूस बताया। भगत ने कहा कि नंद कुमार साय बीजेपी के सीक्रेट प्लान के तहत कांग्रेस में आए थे। वैसे नंद कुमार साय जी बहुत सीनियर और सीजन्ड नेता हैं। कई मौके पर उन्होंने आदिवासी मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठ करके बात करी है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आना और परिणाम विपरीत आने के बाद फिर इस्तीफा देना, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्लान का हिस्सा था। मिशन 2023 के लिए इसको उपयोग किया गया और मिशन 2023 कंप्लीट होने के बाद मिशन 2024 के लिए फिर उन्होंने अगला कदम उठाया है। कौन लोग थे, मतलब आपको कौन बीजेपी से कौन? शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है, उन्हीं का रणनीति का हिस्सा मुझे ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की रणनीति में ट्रैप हो गई? अब तो परिणाम विपरीत आने के बाद इस प्रकार के कदम से ऐसा ही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सर आपकी सरकार थी, आपका अपना इंटेलिजेंस होता है, पार्टी की अपने जो सूत्र होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती है, एनालिसिस होती है और उस समय तो आप लोगों ने ऐसा दिखाया था कि बड़ी जीत हुई है, नंद कुमार साय आ गए, मतलब मोर्चा ही आप लोगों ने जीत लिया और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बयान आ रहे थे, आप सभी के आ रहे थे। तो क्या लगता है कि फेलियर हुआ सब कुछ? आप देखिए, जब नंद कुमार पटेल जी आए थे, नंद कुमार साय जी आए थे कांग्रेस में, तो हम लोगों ने भी स्वागत किया था। हम सोच रहे थे कि जो कदम उन्होंने उठाया है उसके पीछे कुछ सोच या उनका दीर्घकालीन कांग्रेस के प्रति उनके कार्यक्रम, उनके आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के आए हैं। लेकिन विपरीत परिणाम आने के बाद तुरंत इस प्रकार के कदम से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई सीक्रेट प्लान 2023 था, जो कंप्लीट होने के बाद अगले प्लान 2024 के लिए इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। और नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जिस पर सीएम की प्रतिक्रिया आई। सीएम ने कांग्रेस को डूबती नैया बता दिया है, सब छोड़कर भाग रहे हैं, ये सीएम कह रहे हैं। पार्टी वापसी का फैसला लेगी नहीं लेगी, ये पार्टी के ऊपर निर्भर है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो वापस आते हैं तो कोई फैसला किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि पार्टी वापसी का फैसला लेगी, लेकिन
एक प्रकार से जैसे कहा जाता है कि डूबता जहाज, तो उन्होंने भी यही कहा है कि कांग्रेस जो है डूबती नैया है, सब छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कर लेते हैं। सत्र का दूसरा दिन था आज, काफी हंगामा हुआ। दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान उनके अंग्रेजी में बोलने को लेकर विपक्ष ने टोका टाकी शुरू कर दी। इसके बाद अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। आइए दिखाते हैं क्या हुआ दिन भर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अंग्रेजी को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही, इसीलिए भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इस बीच किसान आत्महत्या और 2 लाख के बोनस के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दिए और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल से महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार की जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल का अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। तो एकदम निरस भाषण राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से भाषण कराया, जिसका इस भाषण को कोई औचित्य दिखाई देता नहीं। उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शायद सक्षम व्यक्ति हैं। रायगढ़ का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, इसके बाद भी वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कठपुतली कहे जाने पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया। मूणत ने कहा कि जो मोदी जी की गारंटी है वो 100% पूरा करेंगे। आज पहले दिन ही कांग्रेस फड़फड़ाने लगी है, थोड़ा इंतजार करें। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने 2 चीजों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों किसान की आत्महत्या एक अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। हमारी जांच टीम भी वहां गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण हुआ है। इस चुनी हुई सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर। अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। और हमने कमिटमेंट किया था जनता से कि सरकार आते ही प्रथम दृष्टया पहली सरकार का हस्ताक्षर होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा। 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा। पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने को कहा है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर पलटवार किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने की बात कही, जिस पर सियासत शुरू हो गई।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य में 18 लाख आवास बनाने की बात कही थी, लेकिन अनुपूरक बजट में भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई, सरकार बनने के बाद उस दिशा में कदम बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है। 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था, करीब 1700-1800 करोड़ रुपया, वही इसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम आवास के वादे सहित पीएम मोदी की दी गई सारी गारंटी को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पूरा करेगी। बीजेपी की सरकार जनहितैषी सरकार है। आज जो बजट आया है, उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृवंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 3100 रुपए में खरीदने की बात है, उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी जो वादे किए हैं, और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पीएम आवास को बड़ा मुद्दा बनाते हुए बघेल की सरकार पर केंद्र की योजनाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए देखते हैं अब खबरों का 2020। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक, आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा, विधायकों के साथ किया गया मंथन।